नमस्कार मेरे प्यारे भविष्य के शिक्षकों। आज की इस खास मूवी स्टाइल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम कोई कानून या धारा से शुरुआत नहीं करेंगे, नहीं। आज हम शुरुआत करेंगे कहानी से। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसका नाम था छोटू। छोटू की आंखों में सपने थे, स्कूल जाने के, पढ़ने के, कुछ बनने के। लेकिन उसकी दुनिया में शिक्षा एक सपना थी, अधिकार नहीं। वो उन लाखों बच्चों में से एक था जिनके लिए स्कूल का दरवाजा बंद था, क्योंकि शिक्षा कुछ लोगों के लिए एक सुविधा थी, हर बच्चे का हक नहीं। ये कहानी है उस दौर की जब भारत में शिक्षा का अधिकार कानून नहीं था। सर, क्या सच में शिक्षा पाना इतना मुश्किल था? आज तो ये हमारा मौलिक अधिकार है ना? हम तो इसे बहुत हल्के में ले लेते हैं। बिल्कुल सही कहा राधा। आज ये तुम्हारा मौलिक अधिकार है, लेकिन ये अधिकार हमें रातों रात नहीं मिला। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है, एक लंबी कहानी है। और आज की हमारी ये क्लास उसी कहानी को, उसी संघर्ष को और उस संघर्ष से निकले ब्रह्मास्त्र यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को समझने के लिए है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी रीट मेंस परीक्षा के शैक्षिक परिदृश्य वाले भाग के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। जैसा तुमने कहा, आज शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, पर जब हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ तब ऐसा नहीं था। तब ये सिर्फ एक सपना था, एक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इसका क्या मतलब है सर? बहुत अच्छा सवाल। देखो, हमारे संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 45 यानी आर्टिकल 45 में लिखा कि राज्य इस संविधान के लागू होने के 10 साल के भीतर सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। ध्यान दो, शब्द प्रयास करेगा पर। इसका मतलब था कि यह सरकार के लिए एक लक्ष्य था, एक दिशा निर्देश था। लेकिन अगर सरकार ये नहीं कर पाती तो कोई भी नागरिक कोर्ट जाकर इसे लागू नहीं करवा सकता था। ये एक वादा था, अधिकार नहीं। और दुख की बात यह है कि 1960 तक पूरा होने वाला ये वादा दशकों तक अधूरा रहा। ओह, तो मतलब 50 साल से भी ज्यादा समय तक ये सिर्फ एक वादा ही रहा। फिर ये मौलिक अधिकार कैसे बना? वो निर्णायक मोड़ कब आया? वो निर्णायक मोड़, वो क्रांति की चिंगारी आई साल 2002 में, जब संसद ने 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 पारित किया। ये भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर था। इस एक संशोधन ने 3 बड़े बदलाव किए। एक, नया मौलिक अधिकार जोड़ा। संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। इसने साफ साफ कहा कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे, उपलब्ध कराएगा। अब ये प्रयास नहीं, बल्कि एक लागू करने योग्य मौलिक अधिकार बन गया था। 2, अनुच्छेद 45 में बदलाव। अनुच्छेद 45 की भाषा को बदलकर ये कर दिया गया कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध करने का प्रयास करेगा। और 3, एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A में एक नया कर्तव्य क जोड़ा गया, जिसमें हर माता पिता या संरक्षक का ये कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। वाह सर, मतलब एक ही संशोधन से अधिकार भी मिला और कर्तव्य भी निर्धारित हो गया। तो फिर RTE एक्ट 2009 की जरूरत क्यों पड़ी? बेहतरीन सवाल। देखो, अनुच्छेद 21A ने क्या करना है ये तो बता दिया, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताया। वो कैसे का जवाब देने के लिए, यानी इस मौलिक अधिकार को जमीन पर उतारने के लिए एक विस्तृत कानून की जरूरत थी। और वही कानून है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, या जिसे हम प्यार से RTE एक्ट 2009 कहते हैं। अच्छा मान सर, समझ गए। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अब ये तारीखें अपने दिमाग में छाप लो, क्योंकि ये परीक्षा में सीधी पूछी जाती हैं। संसद द्वारा पारित, पास्ड बाय पार्लियामेंट, 4 अगस्त 2009। राष्ट्रपति की स्वीकृति, प्रेसिडेंट्स असेंट, 26 अगस्त 2009। पूरे देश में लागू केम इनटू फोर्स 1 अप्रैल 2010, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। और इस कानून के लागू होते ही भारत शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का 135वां देश बन गया। तो चलो राधा, अब इस क्रांति के ब्लूप्रिंट को खोलते हैं। RTE एक्ट 2009 में कुल 7 अध्याय यानी चैप्टर्स और 38 धाराएं हैं, सेक्शंस। घबराना नहीं, हम एक एक करके कहानी की तरह सब समझेंगे। अब इस टेबल का सभी दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, क्योंकि यहां से मोटे मोटे तौर पर प्रश्न पूछ लिया जाता है। वाह मानसर, आपने तो इसको बहुत आसान बना दिया। एक नजर में 7 अध्याय 38 धाराएं। आप तो कमाल हो।
देखो राधा, इतना ही नहीं, आज टेस्ट क्यू ऐप पर आरटी 2009 से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न की फ्री क्विज करवाई गई है। इनको आप कभी भी कितनी भी बार जाकर अटेम्प्ट कर सकते हो, तो टेस्ट क्यू ऐप डाउनलोड करके रखना। जी सर, ये तो मैं क्लास खत्म होते ही करूंगी। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी नींव पर टिकी होती है। इस कानून की नींव है अध्याय 1 और 2। अध्याय 1, इसमें धारा 1 और 2, इसमें बस बेसिक बातें हैं। धारा 1 में कानून का नाम, इसका विस्तार, अब पूरे भारत पे लागू और लागू होने की तारीख बताई गई है। धारा 2 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। चलो कुछ मुख्य परिभाषाएं देखते हैं। बालक यानी चाइल्ड, 6 से 14 साल का कोई भी लड़का या लड़की। प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा। और मानसर, निशुल्क, इसका मतलब? निशुल्क यानी फ्री। इसका मतलब सिर्फ ट्यूशन फीस माफ करना नहीं है। इसका मतलब है ऐसी कोई भी फीस, शुल्क या खर्च जो बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने से रोक सकता है, वो नहीं लिया जाएगा। कैपिटेशन शुल्क यानी कैपिटेशन फीस, स्कूल द्वारा अधिसूचित फीस के अलावा किसी भी तरह का डोनेशन या चंदा जो पूरी तरह से अवैध है। असुविधाजनक ग्रुप यानी डिसएडवांटेज ग्रुप और कमजोर वर्ग, वीकर सेक्शन, इसमें SC ST सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चे आते हैं। राजस्थान सरकार ने अपने नियमों में कमजोर वर्ग के लिए वार्षिक आय की सीमा ₹2.5 लाख निर्धारित की है। समझ गए सर। अब आते हैं अध्याय 2 पर, जो इस कानून का दिल है, हार्ट। अध्याय 2, धारा 3 से 5। धारा 3, ये धारा हर 6 से 14 साल के बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार देती है। धारा 4 यानी आयु समुचित कक्षा में प्रवेश, ये धारा उन बच्चों के लिए एक वरदान है जो कभी स्कूल नहीं गए या जिनकी पढ़ाई बीच में छूट गई। ये कहती है कि ऐसे बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से सही क्लास में एडमिशन दिया जाएगा और उन्हें दूसरे बच्चों के बराबर लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। मतलब सर, अगर कोई बच्चा 11 साल का है और कभी स्कूल नहीं गया तो उसे क्लास 1 में नहीं बल्कि क्लास 5 या 6 में एडमिशन मिलेगा? बिल्कुल, और उसे 3 महीने से लेकर 2 साल तक का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वो बाकी बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। ये बहुत ही क्रांतिकारी प्रावधान है। धारा 5, स्थानांतरण का अधिकार। अगर किसी बच्चे के स्कूल में कक्षा 8 तक की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है तो उसे किसी दूसरे सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में ट्रांसफर लेने का पूरा अधिकार है। सर, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है? चलो राधा, देखते हैं तुमने कितना समझा। बताओ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार एक विशेष कक्षा में बच्चों का नामांकन किसके आधार पर प्रस्तावित किया गया है? A, बच्चे की क्षमता, B, बच्चे की उम्र, C, बच्चे की सामाजिक आर्थिक स्थिति, D, माता पिता की शिक्षा। सर, इसका जवाब है B, बच्चे की उम्र। ये धारा 4 से जुड़ा है। शाबाश, बिल्कुल सही। यही है आयु समुचित कक्षा का प्रवेश। देखा, जो हम पढ़ रहे हैं वही परीक्षा में आता है। जिम्मेदारी के स्तंभ, द पिलर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अध्याय 3। राधा, अधिकार तो मिल गया, लेकिन उसे पूरा कौन करेगा? ये अध्याय उन्हीं जिम्मेदारियों के स्तंभों को परिभाषित करता है। धारा 6, विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। ये धारा सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर यह कर्तव्य डालती है कि वे हर बसावट में पड़ोस के स्कूल स्थापित करें। राजस्थान का नियम, राजस्थान RTE नियम 2011 में इस पड़ोस की दूरी को भी परिभाषित किया गया है, जो परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। कक्षा 1 से 5 यानी प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर, कक्षा 6 से 8 यानी उच्च प्राथमिक के लिए 2 किलोमीटर की पैदल दूरी के भीतर। धारा 8 और 9, सरकार और स्थानीय प्राधिकारी के कर्तव्य। इनकी एक लंबी लिस्ट है, जैसे ये सुनिश्चित करना कि कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के साथ भेदभाव न हो, सभी बच्चों का रिकॉर्ड रखना, उनकी उपस्थिति और शिक्षा पूरी करने की निगरानी करना आदि। धारा 10, माता पिता का कर्तव्य। ये धारा हर माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य निर्धारित करती है कि वे अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराएं। धारा 11, विद्यालय पूर्व शिक्षा। ये धारा सरकार को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए भी तैयारी करने यानी आंगनवाड़ी या प्री स्कूल शिक्षा की व्यवस्था करने का निर्देश देती है। बिल्कुल मानसर, समझ में आ गया। लेकिन राधा, यहाँ एक बहुत बड़ा और ज्वलंत मुद्दा है जो राजस्थान के शैक्षिक परिदृश्य से जुड़ा है। ये कानून पड़ोस के स्कूल की बात करता है ताकि बच्चे, खासकर लड़कियां, आसानी से स्कूल पहुंच सकें। पर हाल ही में राजस्थान सरकार स्कूलों के विलय या समेकन की नीति पर काम कर रही है, जिसमें कम नामांकन वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिलाया जा रहा है।
पर सर, इससे तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए ज्यादा दूर चलना पड़ेगा। ये तो धारा 6 के खिलाफ हुआ। यही तो असली मसाला है। प्रशासनिक दक्षता के नाम पर उठाया गया ये कदम आरटीई कानून की मूल भावना को चुनौती दे रहा है। कई जगहों पर, खासकर ग्रामीण और रूढ़िवादी इलाकों में, जहां माता-पिता अपनी बेटियों को दूर या किसी सह शिक्षा यानी कोएड वाले स्कूल में भेजने से हिचकिचाते हैं, वहां इस विलय नीति के कारण लड़कियों की पढ़ाई छूटने का खतरा बढ़ गया है। ये कानून और जमीनी हकीकत के बीच का एक बड़ा टकराव है, जिसे तुम्हें समझना होगा। और सर, अब विद्यालय का ब्रह्मांड स्कूल्स यूनिवर्स अध्याय 4। बिल्कुल राधा, अब हम आ गए हैं इस कानून की दिल की धड़कन पर। अध्याय 4, धारा 12 से 28। ये सबसे बड़ा और परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियों का पूरा ब्रह्मांड समाया है। धारा 12, निजी विद्यालयों का उत्तरदायित्व। ये इस अध्याय की सबसे चर्चित और विवादास्पद धारा है। इसके खंड 12(1) के अनुसार सभी निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों यानी प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को अपनी प्रवेश कक्षा यानी एंट्री लेवल क्लास की 25% सीटों पर कमजोर वर्ग और असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों को निःशुल्क प्रवेश देना होगा। राजस्थान की हकीकत। राजस्थान इस मामले में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। इसका एक बड़ा कारण यहाँ आय सीमा का अधिक होना यानी 2.5 लाख रुपए और SC/ST परिवारों के लिए कोई आय सीमा न होना है। टकराव और चुनौतियां। लेकिन यहाँ भी कहानी सीधी नहीं है। हर साल एडमिशन के समय हंगामा होता है। अभिभावक एडमिशन में देरी को लेकर प्रदर्शन करते हैं, तो वहीं निजी स्कूल सरकार से प्रतिपूर्ति राशि यानी रीइंबर्समेंट में देरी की शिकायत करते हैं। 2025 का लेटेस्ट अपडेट। राधा, ये जानकारी तुम्हारे लिए एकदम ताजा है। राजस्थान में 2025-26 सत्र के लिए आरटीई प्रवेश की प्रक्रिया, ये तारीखें नोट कर लो। वाह सर। राजस्थान आरटीई प्रवेश 2025-26 महत्वपूर्ण तिथियां। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट 25 मार्च 2025। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि यानी लास्ट डेट टू अप्लाई 7 अप्रैल 2025। अच्छा मान सर, समझ गई। अब तो मुझे लग रहा है कि मेरा एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। बिल्कुल, होना भी नहीं चाहिए। धारा 13 और 14, प्रवेश पर प्रतिबंध। धारा 13 किसी भी तरह के कैपिटेशन शुल्क और स्क्रीनिंग प्रक्रिया यानी बच्चों या माता-पिता का इंटरव्यू या टेस्ट पर पूरी तरह से रोक लगाती है। उल्लंघन करने पर लिए गए शुल्क का 10 गुना जुर्माना लग सकता है। धारा 14 कहती है कि किसी भी बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। धारा 16, नो डिटेंशन पॉलिसी और उसका संशोधन। इस धारा में मूल रूप से प्रावधान था कि किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक फेल करके उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को स्कूल में बनाए रखना था, लेकिन इसके कारण सीखने के स्तर में गिरावट की आलोचना हुई। बड़ा बदलाव, 2019 संशोधन। 2019 में संसद ने इस धारा में संशोधन कर दिया और राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि वे चाहें तो कक्षा 5 और 8 में नियमित परीक्षा ले सकते हैं और बच्चों को फेल होने पर रोक सकते हैं। इससे नो डिटेंशन की सख्त नीति समाप्त हो गई। वाह मान सर, आपने तो इसको बहुत आसान बना दिया। हाँ राधा, इसको इतना आसान बनाने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर के आप लोग कमेंट में तारीफ करते हो, पर सब लोग नहीं करते। थोड़ी निराशा होती है जब आप कमेंट करके मुझे मोटिवेट नहीं करते। कोई बात नहीं, मेरा काम है तुम्हें आसान भाषा में सब कुछ याद करवाना। आपका काम क्या है आप अच्छे से जानते हो। चलो अब आते हैं धारा 17, जो कि शारीरिक दंड पर रोक से संबंधित है। ये धारा बच्चों को हर तरह के शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करती है। ये एक निरपेक्ष अधिकार है। धारा 21 और 22, विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC। ये सामुदायिक भागीदारी का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल में एक SMC का गठन अनिवार्य है। राजस्थान में SMC की संरचना। राजस्थान के नियमों के अनुसार SMC की एक कार्यकारिणी समिति होगी। ये परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 16 सदस्य होंगे, जिनमें से 75% यानी 12 सदस्य अभिभावक होंगे। इन 16 सदस्यों में से 50% यानी 8 महिलाएं होंगी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक इसका पदेन सदस्य सचिव होता है। जमीनी हकीकत। कागजों पर यह व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन राजस्थान में कई रिपोर्ट से पता चलता है कि कई स्कूलों में SMC या तो ठीक से बनी नहीं है या फिर उनके सदस्यों को अपने अधिकारों और कर्तव्यों की पूरी जानकारी ही नहीं है। धारा 23, 24, 25, 27, 28, शिक्षकों की दुनिया। धारा 23 और 24, योग्यता और कर्तव्य। शिक्षक बनने के लिए TET पास करना अनिवार्य है।
शिक्षक के कर्तव्यों में समय पर पाठ्यक्रम पूरा करना, बच्चों का सतत मूल्यांकन करना और नियमित रूप से अभिभावकों के साथ बैठक करना शामिल है। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात यानी पीटीआर, ये एक और हॉट टॉपिक है। गॉट इट मैन सर। इस टेबल का सभी दोस्त स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा। राधा, आपने टेस्ट क्यू ऐप पर रीट मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। इस टेस्ट सीरीज में से 85% तक सवाल एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ पर एआई पहले ही वो सभी प्रश्न करवा देता है जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो हम इधर उधर क्यों भटके। इसी टेस्ट क्यू ऐप से तैयारी करो और अपनी सफलता सुनिश्चित करो। हाँ सर, मैं आज ही टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करूंगी। थैंक यू सर, आपने इतने अच्छे ऐप के बारे में बताया। अब देखो धारा 27 जो कि गैर शैक्षणिक कार्यों पर रोक से संबंधित है। शिक्षकों को केवल 3 गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा सकता है, जैसे 10 वर्षीय जनगणना, आपदा राहत और चुनाव। धारा 28 यानी जो कि निजी ट्यूशन पर रोक से संबंधित है। कोई भी सरकारी शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। अब हम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू यानी एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तैयार हो राधा एक रैपिड फायर राउंड के लिए? बिल्कुल। बताओ, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने निर्धारित किए गए हैं तैयारी के घंटे के सहित? 45 घंटे सर। करेक्ट। प्रश्न 3, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1) ग के अनुसार निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग के बालकों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? 25% सर। ब्रिलियंट। प्रश्न 4, आरटीई अधिनियम की कौन सी धारा शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण रोक लगाती है? धारा 17 सर। एक्सीलेंट। प्रश्न 5, आरटीई अधिनियम के अनुसार प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 60 छात्रों के लिए कितने शिक्षकों का प्रावधान है? 2 शिक्षक सर। बिल्कुल सही। तुम परीक्षा के लिए तैयार हो रही हो। अब हम इस कानून के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। अब आते हैं हमारे अध्याय 5, 6 और 7 पर। अध्याय 5 धारा 29-30 ये अध्याय पाठ्यक्रम यानी करिकुलम और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन से संबंधित है। धारा 29 ये कहती है कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चे के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो, बाल सुलभ और गतिविधि आधारित हो। ये सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन पर जोर देती है। धारा 30 ये प्रावधान करती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को कोई बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अध्याय 6 धारा 31 से 34 ये अध्याय बाल अधिकारों के संरक्षण की बात करता है। धारा 31 इस अधिनियम के प्रावधानों की निगरानी का कार्य NCPCR यानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या SCPCR यानी राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को सौंपा गया है। धारा 32 ये शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म का प्रावधान करती है। अध्याय 7 धारा 35 से 38 ये विविध प्रावधानों से संबंधित है। धारा 38 ये धारा परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये राज्य सरकारों को इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति देती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार ने राजस्थान आरटीई नियम 2011 बनाए। बिल्कुल मान सर, समझ में आ गया। चलो राधा, आखिरी सवाल इस खंड से। प्रश्न 6, आरटीई अधिनियम 2009 की किस धारा के तहत राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है? सर ये तो अभी आपने बताया, धारा 38, इसी के तहत तो राजस्थान के नियम बने हैं। एकदम सही। देखा कैसे हर धारा एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब हम विशेष रूप से राजस्थान के नियमों की दुनिया में गोता लगाएंगे। राधा, रीट मेंस की परीक्षा राजस्थान में हो रही है, तो जाहिर है कि परीक्षक तुमसे राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 के बारे में गहराई से पूछेगा। ये नियम 29 मार्च 2011 को अधिसूचित हुए और 1 अप्रैल 2011 से लागू हुए। चलो इसके कुछ खास प्रावधान देखते हैं जो सीधे परीक्षा में आते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC की कार्यकारिणी समिति, जैसा हमने पहले चर्चा की, यह राजस्थान के नियमों का एक अनूठा पहलू है। तुम्हें इसकी संरचना रट लेनी है। राजस्थान SMC कार्यकारिणी समिति की संरचना कुल सदस्य 16 है। इसको ध्यान से देखो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर मुझे लग रहा है यहाँ से प्रश्न बनने की ज्यादा चांसेस हैं। हाँ बिल्कुल, इस क्लास के हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। शिकायत निवारण तंत्र यानी ग्रीवेंस रेड्रेसल। राजस्थान में शिकायतों के निपटारे के लिए एक 3 स्तरीय विकेंद्रीकृत व्यवस्था है। 1 विद्यालय स्तर पर विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष, 2 ब्लॉक स्तर पर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी यानी BDO, 3 जिला स्तर पर संबंधित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO।
निजी स्कूलों को प्रतिपूर्ति यानी रीइंबर्समेंट। राजस्थान के नियमों में यह स्पष्ट है कि 25% कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों के खर्च की प्रतिपूर्ति सरकार द्वारा वर्ष में 2 बार की जाएगी। मान सर, अब थोड़ी प्रैक्टिस ही करवा दो। चलो राधा, अब राजस्थान स्पेशल सवाल। प्रश्न 7। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति में अभिभावक सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होगी यदि कुल सदस्य 16 हैं? सर 75%, तो 16 का 75% हुआ 12 सदस्य। क्या बात है, गणित भी अच्छी है तुम्हारी। प्रश्न 8। राजस्थान आरटीई नियमों के अनुसार निजी विद्यालयों में शुल्क की प्रतिपूर्ति रीइंबर्समेंट वर्ष में कितनी बार की जाएगी? वर्ष में 2 बार सर। बिल्कुल सही, ये वो बारीकियां हैं जो तुम्हें दूसरों से आगे ले जाएंगी। अब हम आते हैं सफलता, असफलता और मानवीय कहानियां, यानी सक्सेसेस, फेलियर्स एंड द ह्यूमन स्टोरी। देखो राधा, कानून तो बन गया, नियम भी बन गए, पर क्या वो जमीन पर उतरा? चलो अब सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। जी सर। सफलता की कहानियां, द गुड न्यूज। इस कानून ने सच में हजारों बच्चों की जिंदगी बदली है। दौसा की आकांक्षा मौर्य जैसी बच्चियां, जिनके दादा दादी कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रही हैं। राजस्थान में 25% कोटे के तहत बड़ी संख्या में एडमिशन हुए हैं, जो एक बड़ी सफलता है। स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, जैसे लड़कियों के लिए शौचालयों की संख्या 59% से बढ़कर 85% से भी ज्यादा हो गई है। कड़वी सच्चाई, द हार्ड ट्रूथ। प्रवेश में देरी। हर साल हजारों बच्चे लॉटरी में चुने जाने के बावजूद महीनों तक स्कूलों के चक्कर काटते रहते हैं और उनका साल बर्बाद हो जाता है। सीखने का संकट, लर्निंग क्राइसिस। एडमिशन तो बढ़ गए, लेकिन क्या बच्चे सच में सीख पा रहे हैं? कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कक्षा 5 के कई बच्चे कक्षा 2 की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है। एसएमसी की निष्क्रियता। जैसा हमने पहले भी बात की, कई स्कूलों में एसएमसी सिर्फ कागजों पर मौजूद हैं, जिससे सामुदायिक भागीदारी का सपना अधूरा है। स्कूल विलय का मुद्दा। ये मुद्दा लगातार बना हुआ है और आरटीई की पड़ोस के स्कूल की अवधारणा को कमजोर कर रहा है। गॉट इट मैन सर। अब हम अंतिम ब्रह्मास्त्र, ज्ञान से अंक तक का सफर, यानी द सीक्रेट वेपन फ्रॉम नॉलेज टू मार्क्स। देखो राधा, हमने पूरा अधिनियम और उसके राजस्थान के पहलू समझ लिए। ये ज्ञान तुम्हारी नींव है, लेकिन इस ज्ञान को रीट मेंस की परीक्षा में निश्चित अंकों में कैसे बदलें? इसके लिए चाहिए एक ब्रह्मास्त्र, टारगेट। दोस्तों, परीक्षा में सिर्फ जानना काफी नहीं होता, आपको ये भी जानना होता है कि परीक्षक सवाल कैसे बनाता है। और इसी के लिए हमारी टीम ने तैयार किया है टेस्ट क्यू के 4444 वन लाइनर प्रश्नों का ये रामबाण पीडीएफ रॉकेट। ये सिर्फ एक पीडीएफ नहीं है, ये एक सिद्ध यानी प्रूवन तरीका है जिससे हमारे टॉपर्स ने इस सेक्शन में अधिकतम अंक हासिल किए हैं। ये आपको वो सीक्रेट रणनीति बताता है कि परीक्षक सिलेबस की हर लाइन से कैसे सवाल बना सकता है। यह आपकी तैयारी को अजेय बनाता है और इस टॉपिक में आपकी सफलता की गारंटी देता है। यह सीमित समय के लिए एक विशेष ऑफर है। इस अभूतपूर्व अवसर को चूके नहीं, हजारों सफल छात्रों के समुदाय में शामिल हों और अपनी क्षमता को अनलॉक करें। ये आपकी सफलता की कुंजी है। सर, क्या 4444 वन लाइन पीडीएफ का प्रिंटआउट निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हो। यही चीज तो टेस्ट क्यू ऐप को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वाइट लेवल है। चलो अब देखते हैं कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। तैयार हो जाओ एक तेज तर्रार पीवाईक्यू मैराथन के लिए। मैं सवाल पूछूंगा और राधा जवाब देगी। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों को किन गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? पल्स पोलियो अभियान में, क्योंकि सिर्फ जनगणना, आपदा राहत और चुनाव में लगाया जा सकता है। बिल्कुल सही। प्रश्न 10। आरटीई अधिनियम की किस धारा में विद्यालय विकास योजना, स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाने का प्रावधान है? धारा 22 में सर। ये काम एसएमसी का होता है। शानदार। आरटीई अधिनियम के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? लिए गए शुल्क का 10 गुना तक अर्थदंड। बहुत बढ़िया। आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 26 के अनुसार विद्यालय में कुल स्वीकृत पदों के कितने प्रतिशत से अधिक रिक्तियां नहीं होनी चाहिए? 10% से अधिक नहीं। एकदम सटीक। प्रश्न 13। राजस्थान आरटीई नियम 2011 के अनुसार एसएमसी की कार्यकारिणी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति कितना है? कुल सदस्यों का 1/3 यानी 1/3 सर। आरटीई अधिनियम के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 पर एक शैक्षणिक वर्ष में न्यूनतम कितने कार्य दिवस होते हैं? 220 दिन सर, और प्राथमिक स्तर पर 200 दिन।
बेहतरीन। प्रश्न 15। आरटी अधिनियम की कौन सी धारा पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है? धारा 29 सर। सही जवाब। प्रश्न 16। आरटी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के गठन का प्रावधान किस धारा में है? धारा 33 में राष्ट्रीय और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का उल्लेख है। क्या बात है, तुम्हारी तैयारी बहुत गहरी है। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार एक 10 वर्षीय बालक जिसने कभी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? आयु समुचित कक्षा यानी लगभग कक्षा 4 या 5 में सर। बिल्कुल। प्रश्न 18। राजस्थान आरटी नियम 2011 में कितने भाग और नियम हैं? सर इसमें 10 भाग और 29 नियम हैं। परफेक्ट। ये एक एडवांस लेवल का सवाल था। प्रश्न 19। आरटी अधिनियम के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बच्चे को बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, ये धारा 30 में कहा गया है। बहुत अच्छे। आरटी अधिनियम के तहत यदि प्राथमिक विद्यालय में 151 छात्र हैं तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी? सर 121 से 200 छात्रों के लिए 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होती है, तो जवाब होगा 5 शिक्षक प्लस 1 प्रधानाध्यापक। शाबाश राधा, तुमने आज साबित कर दिया कि सही दिशा में की गई मेहनत जरूर रंग लाती है। तो दोस्तों, आज हमने अनुच्छेद 45 के एक अधूरे सपने से लेकर आरटी अधिनियम 2009 के एक शक्तिशाली अधिकार बनने तक का पूरा सफर तय किया। हमने इसकी धाराओं को समझा, राजस्थान के संदर्भ में इसकी बारीकियों को जाना, इसकी सफलताओं को सराहा और इसकी चुनौतियों का सामना किया। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये करोड़ों छोटू और आकांक्षा के सपनों को पंख देने का एक जरिया है। जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप सिर्फ पाठ्यक्रम पूरा नहीं करेंगे, आप इस कानून के संरक्षक बनेंगे। आप ये सुनिश्चित करेंगे कि हर बच्चा, चाहे वो कितना भी गरीब या पिछड़ा क्यों ना हो, सम्मान के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे। याद रखना, रीट मेंस की ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी पाने का जरिया नहीं है, ये उस पीढ़ी का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी उठाने का एक अवसर है जिसके हाथों में कल का भारत होगा। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने और सफलता सुनिश्चित करने के लिए टेस्ट क्यू के इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना ना भूलें। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय राजस्थान। जय राजस्थान सर।